ओके, पेज नंबर 14 हम कर रहे थे। अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के नीचे था फेयर मार्केट वैल्यू। पॉइंट 2 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन हो तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए एज्यूम किया जाएगा उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और पॉइंट 2 के दूसरे बुलेट में पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ की फेयर वैल्यू कैश में बाज़ार में पता नहीं चल रही तो किसी न किसी तरीके से उसकी फेयर वैल्यू को पता चलाना चाहिए। वो तरीका क्या है वो यहाँ नहीं लिखा हुआ था। पॉइंट 3 पॉइंट 3 और 4 है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, सिर्फ खास है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। Point 3, where the price is not ordinarily ascertainable, जहां प्राइस आम तौर पे पता ना चल सके। ऑर्डिनरीली एसरटेनेबल, आम तौर पे मालूम नहीं हो सकती। जहां पे प्राइस आम तौर पे मालूम ना हो सके तो फेडरल बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत का जो गज़ट छपता है हर साल उसमें, फर्स्ट रो में आ जाए, उसमें लिख के बता दे कि फ़लाँ इलाके में इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू क्या है। वेयर प्राइस इज़ नॉट ऑर्डिनरीली एसरटेनेबल, द बोर्ड बता देगा कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 4, where the fair market value of any immovable property of an area has not been determined by board, जहां फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किसी चीज़ की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं बताई। where the fair market value of any immovable property of an area has not been determined by board as above, तो the fair market value of such immovable property shall be deemed to be the value, deemed का मतलब होता है assumed, the fair market value of such immovable property shall be assumed to be the value, ये वो वैल्यू होगी fixed by district officer revenue or provincial or any other authority। फिर आप उस इलाके में जाएंगे, उस इलाके में जाके पता करेंगे इस इलाके का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू कहाँ बैठता है, कौन है। जी भाई लास्ट में बैठ जाएं उधर। फिर आप उस इलाके में जाएंगे, उस इलाके में जाके पता करेंगे कि इस इलाके का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू कौन है, कहाँ बैठता है। फिर वो जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू होता है उसका काम प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू लगाना नहीं होता, उस इलाके में उसके कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन उसी के दफ्तर में आप जाएंगे, अगर उसका भी दफ्तर ना हो तो प्रोविंशियल अथॉरिटी, उस सूबे का कोई उस सूबे के अंदर कोई दफ्तर है वहाँ ढूंढ लें, और एनी अदर अथॉरिटी, या कोई भी दफ्तर ना मिल रहा हो तो गवर्नमेंट का कोई दफ्तर वहाँ ढूंढें ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ, जिसको गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है कि आप प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन कर सकते हैं, ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ फॉर पर्पज़ ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी का मतलब यह है कि अगर कहीं प्रॉपर दफ्तर मौजूद ना हो तो जब ज़मीन ट्रांसफ़र होती है तो कहाँ जाके स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। स्टैम्प ड्यूटी वो अमाउंट होती है जो आप पे करते हैं जब प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाते हैं। तो फिर जो भी दफ्तर है जहाँ जाके स्टैम्प ड्यूटी दी जाती है उस दफ्तर को ढूंढा जाए, वहाँ जाके ढूंढ के तलाश करके आप उस दफ्तर को जाके कह दें कि पॉइंट 3 की रोशनी में फेडरल बोर्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बताने से इनकार कर रहा है और फेडरल बोर्ड ने नहीं बताई हुई, तो बराए मेहरबानी ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू है या प्रोविंशियल अथॉरिटी ये बता दें। इधर सेकंड लास्ट रो में आ जाए, जगह बनवाएं। ओके, जी वापस आ जाए पेज 13 के ऊपर। ये भाई इधर हो जाए ना, उसको जगह तो दे दो, इनको इधर कराएं।
बैग उठा लें दरमियान, बस ठीक है। ओके, अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, पेज 13। खर्चे कैसे अपॉर्शन करने हैं, खर्चे कैसे अपॉर्शन करने हैं, अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। जी, एक साहब कहते हैं कि मैं घर के ग्राउंड फ्लोर पर इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा हूं और घर के फर्स्ट फ्लोर पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमा रहा हूं। घर के ग्राउंड फ्लोर पर इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा हूं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमा रहा हूं। अच्छा, इनकम हमारी दो किस्म की है, ठीक है, टैक्सेबल इनकम, इसको नॉर्मल टैक्स की इनकम भी कहते हैं। ठीक है, फाइनल टैक्स की इनकम। टैक्सेबल इनकम या नॉर्मल टैक्स की इनकम्स में क्या क्या आता है? सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, टोटल इनकम माइनस ज़कात, टैक्सेबल इनकम। ये जो टैक्सेबल इनकम आती है, इसके ऊपर जो टैक्स रेट लगता है दैट इज गिवन ऑन पेज 4 and 5। वो जो बड़े बड़े टेबल आपने देखे थे, टैक्स रेट हमारे नोट्स के पेज 4 और 5 पर गिवन है। तो जो बंदा नॉर्मल टैक्स की इनकम कमा रहा है, नॉर्मल टैक्स का मतलब है या नौकरी कर रहा है या कहीं कारोबार कर रहे हैं या शेयर खरीद के बेच रहे हैं या इसके अलावा कोई और इनकम कमा रहे हैं, इसकी चारों इनकम्स को जमा करेंगे, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट आपको बताया हुआ है, टोटल इनकम आ जाएगी, उसमें से ज़कात माइनस करेंगे, ये वो इनकम है जिस पर टैक्स देना है। इस टैक्सेबल इनकम को नॉर्मल टैक्स की इनकम्स भी कहते हैं और इन पे जो रेट लगते हैं वो पेज 4 और 5 के लगते हैं। फाइनल टैक्स की इनकम्स की अभी बाद में बात होगी। अच्छा, ये बंदा, और इन चारों को आपको पता है कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम, इन चारों का नाम है हेड्स ऑफ इनकम। अब इसने इधर से अदर सोर्स पकड़ा, इधर से बिजनेस पकड़ा है। अगर एक बंदा एक वक्त में दो हेड्स ऑफ इनकम, अगर एक बंदा एक वक्त में दो हेड्स ऑफ इनकम, भाई इधर क्यों नहीं देख रहे, अगर एक बंदा एक वक्त में दो हेड्स ऑफ इनकम के तहत इनकम कमा रहा है, यानी मिसाल के तौर पे बिजनेस की इनकम भी कमा रहा है और अदर सोर्स की इनकम भी कमा रहा है, और इसको बिजली का बिल आया और मीटर एक लगा हुआ है, तो क्या बिजली के बिल को अपोर्शन करना पड़ेगा या जितना मर्जी जहां चाहे माइनस कर ले? अपोर्शन करना पड़ेगा। अपोर्शन करके डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई 20,000 का बिजली का बिल आया है तो दुकान पे लाइटें ज्यादा चलती हैं, तो 20,000 बिजली का बिल है, 15,000 बिजनेस में से माइनस कर लेते हैं और अदर सोर्स कमाने के लिए लाइटें कम चलती हैं, वहां पे 5,000 का बिजली का बिल माइनस कर लेते हैं। इट इज कॉल्ड एज अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। हेडिंग पढ़ें, अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन होता है एक्सपेंसेस, और अपोर्शनमेंट का मतलब है तकसीम करना। तो देखें इधर ऊपर, वेयर एक्सपेंडिचर, इधर देखिए नहीं रहे, वेयर एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू मोर देन वन हेड ऑफ इनकम,
then expenditure shall be allocated on any reasonable basis considering the relative nature and size of activity। तो किसी भी रीजनेबल बेस पे एक्सपेंस को पोर्शन करना पड़ेगा उस एक्टिविटी की नेचर और साइज देखते हुए। दोबारा नोट करें, where an expenditure relates to derivation कमाना of more than one head of income, then expenditure shall be apportioned, इन दोनों में तकसीम कर दिया जाएगा, amongst both head of incomes on any reasonable basis, किसी भी मुनासिब बेसिस के ऊपर, considering the relative nature and size of activity। पढ़ें जरा इंग्लिश। where expenditure, एक्सपेंडिचर का एक और नाम डिडक्शन, वेयर एक्सपेंडिचर या वेयर डिडक्शन, इसको अलाउंस भी कहते हैं। वेयर एक्सपेंडिचर रिलेट टू डेरिवेशन, डिराइव का मतलब होता है कमाना, वेयर एक्सपेंडिचर रिलेट टू कमाना, जहां एक्सपेंडिचर करें कमाने के लिए, क्या कमाने के लिए, ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम, एक हेड से ज्यादा की इनकम कमाने के लिए जब एक्सपेंडिचर करें तो ए बी को स्किप करें, बी को स्किप करें, आखिरी दो लाइनें, द एक्सपेंडिचर यानी जो बिजली का बिल आया, द एक्सपेंडिचर शेल बी, द एक्सपेंडिचर, द डिडक्शन, द अलाउंस, जो भी चीज है, शेल बी अपोर्शन्ड, तो बिजली के बिल को तकसीम करो ऑन एनी मुनासिब बेसिस, कंसिडरिंग देखते हुए, द नेचर एंड साइज ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी, अब बिजनेस में एक्टिविटी ज्यादा हो रही होगी, अदर सोर्स में एक्टिविटी कम हो रही होगी, तो उसकी बुनियाद पे आप दोनों में इसको तकसीम कर दें। जैसे खाने का बिल आया तो आप एक सामने वाले भाई को कहते हैं, भाई आप तो माशाल्लाह खाते ही जा रहे थे, तो 500 रुपया तो आप दे दें, बाकी 300 रुपया ये सामने वाले भाई दे देते हैं, मैंने तो कुछ खाया नहीं, मैंने क्या देने हैं। तो अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन की आपने अपने दोस्तों का साइज देखते हुए। ओके, नोट कर लें दोनों चीजें। जी, ये भी इंशाल्लाह 2-3 दिनों में पता चलेगा।
सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, टोटल इनकम, लेस ज़कात, टैक्सेबल इनकम। ये लास्ट रो में जगह बना दें, क्लासेस वाले भाई आप आगे आ जाएं। ओके, टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है बताएं? सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, टोटल इनकम माइनस ज़कात, टैक्सेबल इनकम। इनको नॉर्मल टैक्स की इनकम्स भी कहते हैं और इनके रेट्स गिवन है पेज 4 एंड 5 पे। इन चारों को हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं। अगर एक साहब एक वक्त में 2 या 3 हेड्स ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हों और कोई खर्चा कर दें जो दोनों के लिए कॉमन हो, तो उसको किसी मुनासिब बेस पे क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन करना पड़ेगा। ओके, ये पॉइंट ए हो गया। ए बी को मैं बाद में डिस्कस करता हूं। बी, एक और साहब है, वो किसी कहते हैं कि जी मैं ग्राउंड फ्लोर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा हूं और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो घर वालों के साथ रह रहा हूं। अब अगेन बिजली का बिल आया या स्वीपर ने सफाई की तो खर्चा पोर्शन करना पड़ेगा। अब स्वीपर से पूछा जाएगा कि जी आप घर में कितने घंटे काम करते हो, तो कहेगा घर की सफाई तो मैं घंटे में कर लेता हूं। अब स्वीपर से कहा जाएगा जी दुकान की सफाई कितने घंटे में करते हो, वो कहेगा इधर तो हर 15 मिनट बाद सफाई करनी होती है, 8 घंटे में दुकान पे बैठता हूँ, 1 घंटा घर की सफाई करता हूँ, तो 9 घंटे की मेरी ड्यूटी है। आप बता दें जो स्वीपर की तनख्वाह है उसको ज्यादा किसको एलोकेट करना बनता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन होम तो कोई हेड नहीं है, इसलिए पॉइंट ए नहीं लग सकता। पॉइंट ए की इंग्लिश तो लिखी हुई है डेरिवेशन ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम, इसलिए नया पॉइंट लगाना पड़ेगा बी। बात वही है लेकिन जरा डिफरेंट तरीके से अब हम करेंगे। पॉइंट 1 शुरू से पढ़ते हैं। वेयर द एक्सपेंडिचर डिडक्शन रिलेट्स टू, नीचे आ जाएं बी में, द डेरिवेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर आ हेड ऑफ इनकम। ये देखें, अंडर आ हेड ऑफ इनकम, एक हेड ऑफ इनकम में भी इनकम कमा रहे हैं एंड फॉर सम अदर पर्पस। फॉर सम अदर पर्पस से मुराद यहां लिख सकते हैं पर्सनल यूज, तो जाती इस्तेमाल कर रहे हैं, होम घर। तो क्या करें, एक हेड ऑफ इनकम में इनकम भी कमा रहे हैं और जाती इस्तेमाल भी है, एक हेड ऑफ इनकम में इनकम भी कमा रहे हैं और जाती इस्तेमाल भी है, तो क्या करें? द एक्सपेंडिचर जब मारें शेल बी ए पोर्शन ऑन एनी रीजनेबल बेसिस कंसिडरिंग द नेचर एंड साइज ऑफ इट। तो नेचर और साइज को देखते हुए किसी भी मुनासिब बेस पे एलोकेट कर दें। ज्यादा खर्चा दुकान पे एलोकेट कर दें और कम खर्चा स्वीपर की तनख्वाह का घर को एलोकेट कर दें। अच्छा जी, फाइनल टैक्स की इनकम्स हमारे सिलेबस में इतनी ज्यादा नहीं है, ये 1-2 ही हैं। इसमें फिलहाल एक है डिविडेंड इनकम। इसका जो टैक्स रेट है पेज 4-5 पे नहीं दिया हुआ। ये इनकम मैंने अभी तक आपको पढ़ाई नहीं। इसका टैक्स रेट है 15%। वो कहां लिखा हुआ है फिर कभी देखेंगे। इसका टैक्स रेट है 15%। तो अब एक सवाल अराइज होता है कि अगर एक साहब डिविडेंड इनकम कमा रहे हैं, डिविडेंड इनकम का मतलब ये नहीं शेयर खरीद के बेच रहे हैं, शेयर खरीद के बेचना तो मैंने आपको बताया कैपिटल गेन इनकम है। डिविडेंड इनकम का मतलब है शेयर खरीद के अपने पास रखे हुए हैं और हर साल कंपनी उसको डिविडेंड दे रही है, ठीक है। तो कैपिटल गेन इनकम और डिविडेंड इनकम में
थोड़ा सा फर्क है। कैपिटल गेन इनकम है शेयर खरीद के बेचना, और डिविडेंड इनकम है शेयर खरीद के रखना और रख के उन पे हर साल डिविडेंड रिसीव करना। ओके, इधर एक हेन की मिसाल आपको दे देता हूं। हेन आपने खरीदी 2010 में, अब ये हेन आपको हर साल डिविडेंड देगी। डिविडेंड इज अंडा, हर साल डिविडेंड देगी, डिविडेंड पे डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड पे डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड पे डिविडेंड दे रही है, हर साल में 2-2 दफा, 10-10 दफा, 100-100 दफा डिविडेंड दे रही है। और अगर आप हेन को ही बेच दें तो इट्स जस्ट लाइक कैपिटल गेन। ठीक है, ओके, थिंक ऑफ अ गाय, जिसको आप गां कहते हैं पंजाबी में, गाय। तो गाय डिविडेंड क्या दे रही है? दूध दे रही है। और अगर गाय ही बेच दें, हाँ, लेकिन गाय का बेचना कैपिटल गेन इनकम नहीं है, ये बात याद रखिएगा, वो तो सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दी। इस तरह बताएं, शेयर्स भी अंडे देते हैं, शेयर्स जो अंडे देते हैं हर साल, उसको क्या कहते हैं? वो कंपनी का प्रॉफिट। और अगर शेयर्स ही बेच दें तो कैपिटल गेन इनकम। आपको पता है अंडे पे भी प्रॉफिट आता है और इसी तरह मुर्गी बेचने पे भी प्रॉफिट आता है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो डिविडेंड इनकम के लिए रेट्स अलग है, उसका रेट है 15%। अच्छा, अब एक साहब है जो कह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मैं टॉयज बेचता हूं, तो ये तो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मैंने 2-3 बंदे रखे हुए हैं, वो शेयर्स खरीदते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज के, और हम उन पैसों को उन शेयर्स को अपने पास रखते हैं और पास रख के हर साल डिविडेंड रिसीव करते रहते हैं। तो अब ये बंदा एक वक्त में कितनी इनकम्स कमा रहा है? 2। एक इनकम फ्रॉम और दूसरी, उधर जाके देखें डिविडेंड को फाइनल टैक्स इनकम, इधर आए, डिविडेंड को फाइनल टैक्स इनकम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रेट फाइनल है, इसके रेट चेंज होते रहते हैं। ऊपर वाले स्लैब्स में देखें 10%, फिर 15%, फिर ये, इसका रेट फिक्स है 15%, इसके रेट चेंज नहीं होते। तो ये एक फिक्स रेट है, इसलिए इसको कौन सी इनकम कहते हैं? डिविडेंड को फाइनल टैक्स की इनकम। और भी कई बारीक फर्क है नॉर्मल और फाइनल में, वो एक दिन हम क्लास में देखेंगे, अभी अधूरी बात बस सुन लें। तो इसके रेट आपको पता है पूरे सफ़े पे फैले हुए हैं, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, लेकिन डिविडेंड का फिक्स रेट है 15%। तो अब अगर एक बंदा डिविडेंड इनकम भी कमा रहा है और इधर भी जाके कोई एक इनकम कमा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते मोर देन वन हेड ऑफ इनकम कमा रहा है, क्योंकि याद रखिएगा डिविडेंड इनकम का जब मैं सेक्शन पढ़ाऊंगा वहां बड़ा करके लिखा होगा, डिविडेंड इनकम विल नॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। डिविडेंड इनकम को किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं डाल सकते। डिविडेंड इनकम को किसी हेड ऑफ इनकम में इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि डिविडेंड इनकम को हेड ऑफ इनकम में डाला तो फिर टोटल में आ जाएगा, टोटल में आ जाएगा तो ज़कात माइनस होगी, टैक्सेबल में आ जाएगा, टैक्सेबल में आ जाएगा तो रेट पेज 4-5 वाले लग जाएंगे, तो फिर 15% रेट का क्या फायदा हुआ? इसलिए डिविडेंड को यहां नहीं डाला जा सकता। तो अब लॉ मेकर ने 3 किस्म की बातें की। एक उसने बात की 2 हेड्स ऑफ इनकम में इनकम कमा ले तो भी खर्चा अपोर्शन करना पड़ेगा, वो इधर ही रहा। फिर उसने एक बात की किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहा है और कोई जाती इस्तेमाल में कर रहा है, उसमें भी अपोर्शन करना पड़ेगा। तीसरी और आखिरी बात वो ये कर रहा है, if a person incurs expenditure under a head of income in normal tax incomes and he derives final tax income as well, तो फिर भी उसे खर्चे को क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन करना पड़ेगा। तो भाई ये जो थी ना, ये दोनों कौन सी इनकम्स थी? नॉर्मल टैक्स की। लेकिन ये वाली कौन सी है? फाइनल। और ये इसलिए नया पॉइंट डालना पड़ा ए बी। फाइनल इसलिए कि उसके रेट डिफरेंट हैं, बस आपके लिए ये फर्क जानना जरूरी है। और वो नॉर्मल इसलिए कि उन सबके रेट सेम है, पेज 4-5 वाले। सेक्शन 67.1 पढ़ें जी, फिर नोट कर लीजिए। वेयर एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू डेरिवेशन ऑफ इनकम comprising of taxable income, comprising of, ऊपर देखें टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल के साथ लिख लें नॉर्मल इनकम, टैक्सेबल का मतलब होता है नॉर्मल इनकम, comprising of taxable income, chargeable under any, sorry, taxable income and income falling under
फाइनल के आगे लिख लें डिविडेंड, उसकी मिसाल अब इधर देखें, अगर एक बंदा एक वक्त में टैक्सेबल इनकम भी कमा रहा हो और फाइनल इनकम भी कमा रहा हो तो खर्चे को क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन ऑन एनी रीजनेबल बेसिस कंसिडरिंग द रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ एक्टिविटीज। ओके, पूरा सेक्शन 67 पढ़ लें 2-3 दफा। Where expenditure relates to कमाना of more than one head of income। one head of income से मुराद ये है कि सैलरी या बिजनेस या कैपिटल गेन या अदर सोर्स या टैक्सेबल इनकम वाली कमाना, यानी बिजनेस कैपिटल गेन अदर सोर्स वगैरह, और किसी और हेड वाली नहीं बल्कि फाइनल टैक्स वाली कमाना। और आखिरी बात, किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम कमाना या घर के खर्चे करना। इन तीन सूरतों में जरूरत महसूस होगी खर्चे पोर्शन करने की। अब खर्चे पोर्शन करते कैसे हैं वो देख ले। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर रियाज अ रेजिडेंट पर्सन हैज डिस्क्लोज्ड द फॉलोइंग। अच्छा, रेजिडेंट ने अपनी कौन कौन सी इनकम पे टैक्स जमा कराना होता है? पाकिस्तान वाली भी और बाहर के मुल्क वाले भी। मिस्टर रियाज अ रेजिडेंट पर्सन हैज डिस्क्लोज्ड द फॉलोइंग। सेल्स पाकिस्तान की शॉप की 3 लाख, कनाडा की शॉप की 7 लाख। सैलरीज पाकिस्तान की दुकान पे रशीद को, अकरम को, अंजुम को मिसाल के तौर पे तनख्वाह दी 10,000।
और कनाडा की दुकान की सैलरीज, जॉन को, हेनरी को सैलरी थी 7,000 रुपया, ये कनाडा में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ टीवी चैनल सीन ऑन बोथ प्लेसेस इज 5,000। इसने एक एडवर्टाइजमेंट चलाई है जो दोनों मुल्कों में देखी गई है, और एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए टीवी चैनल वालों ने इससे 5,000 रुपये मांगे हैं, और वो टीवी चैनल एक ही वक्त में पाकिस्तान में भी आता है और कनाडा में भी आता है। आप बता दें इस 5,000 को दोनों में कैसे तकसीम करें? 5,000 पाकिस्तान से माइनस कर दें, 5,000 कनाडा से। सोल्यूशन की तरफ नहीं देखना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 5,000 दोनों में से माइनस कर दिया टोटल 10,000 हो जाएगा, हालांकि खर्चा ही कितना है? 5,000। अब अगर कभी और बेसिस ना दियो तो हम अगले सफ़े पे पढ़ेंगे, सेल्स की बुनियाद पे पोर्शन किया जाएगा। जिसकी सेल ज़्यादा उसको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा एलोकेट करेंगे, जिसकी सेल कम उसको कम खर्चा एडवर्टाइजमेंट का एलोकेट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये हम कौन सी एलोकेशन कर रहे हैं ये जरा देख लें। इस बंदे का बिजनेस है एक पाकिस्तान में, एक तो हम इन दोनों के एलोकेशन करने लगे हैं। हम टैक्सेबल इनकम के अंदर ही रह रहे हैं, हम डिविडेंड की मिसाल नहीं दे रहे। तो ये भी हो सकता है ना कैपिटल गेन। ये तो आपको पता है 8 किस्म के होते हैं। सैलरी भी 2 किस्म की होती है, बिजनेस भी 2 किस्म के होते हैं, कैपिटल गेन भी 2 किस्म का होता है, पाकिस्तान बाहर के मुल्क, पाकिस्तान बाहर के मुल्क। तो हम ये वाली एलोकेशन अभी करने लगे हैं नॉर्मल के अंदर रहते हुए। बिजनेस इसके 2 किस्म के हैं, एक पाकिस्तान में है, एक बाहर के मुल्क में। ओके, सैलरी स्पेसिफिक एक्सपेंस है या ये भी समझ नहीं आ रही किस में से माइनस करें? सैलरी समझ आ रही है कहां से माइनस करें? मसला किस एक्सपेंस में है? एडवर्टाइजमेंट नहीं। ओके, एडवर्टाइजमेंट। ओके, अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। इनकम फ्रॉम बिजनेस, पाकिस्तान सोर्स इनकम, और इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स इनकम। ओके, पाकिस्तान की सेल बताएं। पाकिस्तान की सैलरीज, बाहर के मुल्क की सेल बताएं। बाहर के मुल्क की सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बताएं। 5,000। 5,000। अब क्या पकड़नी है? छुरी। और छुरी पकड़ के 5,000 के कितने हिस्से करने हैं? 2। जो कटेगा सेब, तरबूज, ज्यादा तरबूज चला जाएगा फॉरेन सोर्स इनकम में से माइनस हो जाएगा, और कम पाकिस्तान सोर्स में से। ओके, बेसिस ऑफ एलोकेशन, सेल 3 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख प्लस 7 लाख। ओके, now if we consider the relative nature and size of activity, then the size of Canada activity is greater than size of Pakistan activity. So multiply it with 7 lakh and multiply it with 3 lakh. Okay, it is called as apportionment of 5,000. 5,000 की apportionment करती है।
जी 5000 को डिवाइड करें 1,000,000 से और मल्टीप्लाई करें 3,000,000 से 1500 जी 30 और ऑब्वियसली इन दोनों का टोटल 5000। तो 5000 के खर्चे को छुरी पकड़ के हमने 2 में तकसीम कर दिया। नाउ अब बता दें जी इसने पाकिस्तान में कितना कमाया? 288,500। आई होप आप लोग कैलकुलेटर पे बता रहे हैं करके खुद। अच्छा जी 68,500। ये बंदे का नाम क्या है? मिस्टर रियाज। ये कौन है? रेजिडेंट। रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है? पाकिस्तान भी और 978। So it is how you will apportion the expenses based on sale. डिनोमिनेटर में आपने सेल लेनी है दोनों और न्यूमरेटर में रेलेवेंट सेल। उधर ओके, नाउ यू कैन नोट इट डाउन और नोट इट अप wherever you want. अच्छा हुआ हुआ नोट? अच्छा ठीक है, मर्जी। ओके अगले पेज पे आ जाए। रूल 13, अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चों को तकसीम करना। Okay, point 2. Any expenditure that is incurred for a particular class shall be allocated to that class. Any expenditure that is incurred for a particular class shall be allocated to that class. ये रूल्स हैं वजाहत के लिए थोड़े जी। इसकी मिसाल क्या है? अगले सफ़े का टॉप, एनी एक्सपेंडिचर डेट इज इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, नहीं इधर ही नहीं, पेज 14 पे, एनी एक्सपेंडिचर डेट इज इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास शेल बी एलोकेटेड टू दैट क्लास। जी इसकी क्या मिसाल है? इस वक्त क्या मिसाल है इसकी? सैलरी, क्योंकि सैलरी के बारे में पता है किस क्लास के लिए कितना किया।
अगर किसी के बारे में पता हो कि इस क्लास के लिए कितना किया तो फिर उसको उसी में से माइनस कर दें। एनी एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास शेल बी एलोकेटेड टू दैट क्लास। तो सैलरी इससे मुराद हमारी मिसाल में। एनी कॉमन, कॉमन कौन सा था इधर पता नहीं चल रहा था। कॉमन, any common expenditure, any common deduction, any common allowance which relates to business including फाइनल इनकम्स भी हो सकती हैं। डिविडेंड इनकम के लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं। फाइनल का मुश्किल नाम प्रीजम्प्टिव। बहरहाल एग्जेम्प्ट इनकम के लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं। ओहो, एग्जेम्प्ट इनकम के लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं, वो भी आपको पोर्शन करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं, ये मिसाल के तौर पे ये खाली मैदान है, यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं। इधर आपने टॉयज की दुकान खोली हुई है, इधर आप खुद रह रहे हैं। ये गांव के अंदर आपका घर है, ये गांव के अंदर लोग दूर दूर से आपका घर देखने आते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे आपका घर है, तो ये गांव के अंदर आपका घर है, नीचे आप टॉयज बेचते हैं, इधर आपकी ज़मीन है। अब आपने कोई खर्चा किया, मिसाल के तौर पर सफाई कराई, तो इधर की भी सफाई कराई, एग्रीकल्चर इनकम जहाँ कमा रहे हैं, इधर की भी सफाई कराई, इधर की भी सफाई कराई, इधर सफाई हो गया। अच्छा, तो ये जो सारी आपने करवाई, इस सारे खर्चे को अपोर्शन करना पड़ेगा। तो खर्चा एग्जेम्प्ट इनकम के लिए भी हो सकता है, खर्चा फाइनल इनकम के लिए भी हो सकता है, खर्चा बिजनेस इनकम के लिए भी हो सकता है। शेल बी एलोकेटेड टू ईच क्लास ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला देखें इधर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, ये देखें 5000। अमाउंट ऑफ एक्सपेंस कितनी है? 5000 डिवाइडेड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम। ग्रॉस रिसीट फॉर दोनों को हमने जमा किया है। ग्रॉस का मतलब है अभी इसमें से खर्चे माइनस नहीं हुए। ग्रॉस का मतलब होता है, ग्रॉस रिसीट का मतलब होता है सेल, यानी अभी तक इसमें से खर्चे माइनस नहीं हुए। ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ग्रॉस रिसीट फॉर आ लिख लें, बल्कि ग्रॉस रिसीट फॉर आ क्लास ऑफ इनकम। एक मल्टीप्लाई आ से करेंगे, डिवाइड ऑल से करेंगे। देखें इधर, आ ऑल। ओके, ग्रॉस रिसीट का मतलब क्या होता है? अभी तक इसमें से खर्चे माइनस नहीं हुए। पढ़े जी, ग्रॉस रिसीट। ग्रॉस रिसीट्स आर रिसीट्स विदाउट डिडक्शंस ऑफ, आगे लिखे, मीन सेल। कॉमन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉमन डिडक्शन, कॉमन अलाउंसेस मींस एनी एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट क्लियरली पता चल रहा टू एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनकम। पता ही नहीं चल रहा कितना किसके लिए है। पिछले दफे में 5000 का नहीं पता चल रहा था ना, और भाई तो किधर देख रहे हैं ब्लू शर्ट? पिछले दफे में 5000 का नहीं पता चल रहा था ना, कितना किसके लिए किया? नोट्स की तरह देखा करो। कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉमन डिडक्शन, कॉमन अलाउंसेस मींस any expenditure that is not clearly पता to any particular class of income। तो फिर खींचतान के फॉर्मूले लगा लगू के, इधर देखें, खींचतान के फॉर्मूले लगा लगू कि हमने अलग अलग कर दिया। ओके, where a person is earning net commission or brokerage, then his gross profit will be taken as turnover। ओके, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। असल में कुछ लोग जो है नेट कमीशन कमाते हैं। नेट कमीशन क्या मतलब? जैसे आपको किसी ने पैसे दिए कि भाई सरगोदा में चले जाओ, वहां जाके माल्टे खरीदो और वहीं कहीं बेचाना। तो आपने आप माल्टे बेचे 1 लाख रुपए के। उसने कहा 1 लाख पूरा तो आपका है नहीं, उसमें से 10,000 आप रख लो, 90,000 मुझे दे दो, आप अपने काम का कमीशन रख लो। आप बताएं आपके लिए सेल क्या होगी? 10,000 होनी चाहिए या 1 लाख होनी चाहिए? 10,000 होनी चाहिए ना, क्योंकि 1 लाख तो किसी की सेल आपने की है। तो अगर एक बंदा एजेंट होता है, आपको पता है उसको सेल के पूरे पैसे नहीं मिलते, उसको सेल के पूरे पैसे मिलते हैं या कमीशन का हिस्सा मिलता है। तो वो ये कहना चाह रहा है, कहते हैं वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन, पूरा 1 लाख था, आपको मिला नेट,
तो अब वो जो दूसरे की सेल है 1 लाख, वो आपकी सेल समझी जाएगी या जो आपको कमीशन है वो आपकी सेल समझी जाएगी? देन इज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आप लिख लें शक कमीशन, देन इज कमीशन विल बी टेकन एज टर्नओवर, नेट कमीशन लिख लें शक, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर नेट कमीशन विल बी टेकन एज हिज इनकम, सेल, ये उसकी सेल समझी जाएगी। ओके, क्लास ऑफ इनकम्स कौन सी हो सकती हैं ये पढ़ लें। क्लास ऑफ इनकम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ये कई क्लासेस में हमने बात पढ़ ली है। हेड्स ऑफ इनकम मैं नहीं कह रहा कौन कौन से होते हैं, हेड्स ऑफ इनकम आपको पता है। अब बात किसकी होने लगी है? क्लास ऑफ इनकम्स। क्लास ऑफ इनकम मींस पाकिस्तान एंड इनकम अंडर द हेड सैलरी, ये भी एक क्लास ऑफ इनकम है। इनकम अंडर द हेड बिजनेस, ये भी एक क्लास ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम अ स्पेकुलेशन बिजनेस, ये भी एक क्लास ऑफ बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस के चैप्टर में हम देखेंगे स्पेकुलेशन क्या होता है। डी, इनकम अंडर द हेड, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, इनकम जैसे एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक की भी आपको कोई मिसाल नहीं दी हुई, 2-4 दिन में मिसाल दूंगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को नॉर्मल इनकम नहीं कहते, सेपरेट ब्लॉक कहते हैं, वजह इसकी भी छोड़ दें। हाँ, इनकम फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स की मिसाल आपको आज दे दी है, डिविडेंड। तो एक बंदा एक वक्त में कितने किस्म की इनकम कमा सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCDEFGH, एक बंदा एक वक्त में 8 किस्म की इनकम कमा सकता है। नंबर ए नौकरी करता है, नंबर बी सी बिजनेस कर रहे हैं, नंबर डी शेयर खरीद के बेच रहे हैं, नंबर ई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमा रहा है, नंबर एफ एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है, नंबर जी प्रॉपर्टी इनकम कमा रहा है, नंबर एच डिविडेंड इनकम कमा रहा है। तो एक बंदा एक वक्त में ये सारे इनकम्स कमा सकता है, लेकिन इन 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 16 बन जाएंगी। बिकॉज पहली लाइन में लिखा हुआ है क्लास ऑफ इनकम मींस पाकिस्तान एंड, तो अगर इसको पाकिस्तान फॉरेन में अलग करें तो ये 8 ज़रब 2, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, 16 इनकम्स एक बंदा एक वक्त में कमा सकता है। अब एक बंदा पागल हो गया, वहशी हो गया, 16 इनकम्स एक वक्त में कमा रहा है, तो फिर वो 16 में खर्चे को तकसीम करेगा। हमने तो बहरहाल 2 में ही खर्चे को तकसीम किया फिलहाल। While allocating expenses, the nature and source of each class must be considered, ये पहले भी लिखा हुआ था। ओके, अच्छा भाई, ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने किसी सीए से चेक करवाना है। ये फॉर्मूला लगवा के सीए या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कहना है भाई एक सर्टिफिकेट बना दो कि ये कैलकुलेशन मैंने सही की है, इसमें एरर कोई नहीं है। ये तो आपको लग रहा होगा इजी इजी फिगर्स है, नहीं भाई, रुपीज इन मिलियंस और बिलियंस में कैलकुलेशंस होती हैं, तो इसलिए हुकूमत चाहती है कि ये कैलकुलेशन वेरीफाई हो। तो ये फार्मूला लगा के आपने जो है वो किसी सीए से वेरीफाई करवाना है। द बेसिस फॉर एलोकेशन, अच्छा हमारी मिसाल में भी क्या बेसिस थी? सेल। द बेसिस फॉर एलोकेशन जरूरी नहीं सेल हो, सेल के अलावा किसी और बेस पे भी आप कर सकते हैं एलोकेट। The basis for allocation of expenditure, the basis for allocation of deductions, the basis for allocation of allowances should be certified. सर्टिफिकेट लें इसका बाय सीए और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीए ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास चले जाओ, वो कम पैसे ले लेगा। दिस सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड बाय कमिश्नर, कमिश्नर इनकम टैक्स वालों का। कमिश्नर इसको कमिश्नर कहेगा ये सर्टिफिकेट को मैं मानता हूं, अनलेस एक सूरत में नहीं माना जाएगा, वेयर देयर इज सिग्निफिकेंट वेरिएशन फ्रॉम एलोकेशन, 10% प्लस माइनस बियॉन्ड द लिमिट्स। अगर 10% प्लस माइनस बियॉन्ड द लिमिट्स चला गया तो इस सर्टिफिकेट को गलत माना जाएगा। मिसाल के तौर पे ये किसने कैलकुलेशन की? सीए ने। एक कैलकुलेशन की कमिश्नर ने, कमिश्नर की कैलकुलेशन का जवाब आया 3200 या कमिश्नर की कैलकुलेशन का जवाब आया 3400। कमिश्नर कहेगा सीए तुमने सही किया, कोई हर्ज नहीं है, 10% की लिमिट के अंदर है। 3500 का 10% 350, 350 की गलती एक्सेप्टेबल है, तो ये तो 100 रुपए की गलती की है तुमने गलती कर भी दी है, कोई मसला नहीं। मेरे मुताबिक 3400 आ रहा है, तुमने 3500 निकाला हुआ है, खैर है। या फिर
कमिश्नर ने कैलकुलेशन की 3700 आ गया, सीए ने कैलकुलेशन की 3500 आ गया। कमिश्नर कहेगा खैर है, इस 3700 की जगह अगर तुमने 3500 लिख दिया फिर भी मैं मानता हूं, कोई मसला नहीं, बिकॉज 200 रुपए का फर्क है, 350 का फर्क इमटेरियल होता। लेकिन अगर कमिश्नर ने कैलकुलेशन की 3000 आ गया या 2500 आ गया या 3000 आ गया या 4000 आ गया, तो 3000 गलत फिगर है, फिर सीए को सजा दी जाएगी कि तुमने जो कैलकुलेशन की, तुम्हारी और हमारी कैलकुलेशन में 500 का फर्क आ रहा है। हालांकि 350 था 10%, 3500 का 10% 350, 150 का ज्यादा फर्क आ रहा है। ये क्यों फर्क आ रहा है तुम्हें कैलकुलेशन करते हुए ध्यान रखना चाहिए था, और ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि यहां भी 500 का फर्क आ रहा है। 4200 फिर तो 700 का फर्क आ रहा है। तो हमारी कैलकुलेशन और कमिश्नर की कैलकुलेशन में अगर 10% ऊपर या 10% नीचे हो तो खैर है, लेकिन 10% से ज्यादा ना हो। 10% की गलती एक्सेप्टेबल है। अब्बू ने 100 रुपया मांगा, आपने 95 वापस कर दिए, खैर है। अब्बू ने 100 रुपया मांगा, आपने 20 रुपए वापस किए, इट इज अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। तो 10% का ऊपर नीचे कहता है चलता है, लेकिन आप तो पूरे ही वापस करते हैं। ओके, द सर्टिफिकेट शिल बी एक्सेप्टेड बाय कमिश्नर, लेकिन एक सूरत में एक्सेप्ट नहीं होगा, अनलेस देयर इज सिग्निफिकेंट। क्या मतलब? 10% बियॉन्ड द लिमिट्स, यानी 11%, 12%, ये गलत है। हाँ, फिर आप सीए साबित कर दे कि वो गलत है, ठीक है, वो भी हो सकता है। ओके जी, नहीं, हमारी वाली फिगर का 3500 का 3500 का 10% लेना है, फिर देखने कमिश्नर की फिगर क्या आ रही है। ओके, अच्छा जी, आ जाए पास्ट पेपर्स की तरफ। Where is that question? क्वेश्चन 17 का बी। जी बताएं क्या जवाब होगा इसका। 17 का बी, लिस्ट द सिचुएशंस रेफर टू इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 where an expenditure is required to be apportioned for the purpose of claiming a deduction। सवाल में सवाल बताएं क्या है। Situations where expenditure is required to be apportioned, वो situations बताएं जहां expenditure को portion करना पड़ता है। भाई there are 3 situations, either you are earning 2 types of heads of incomes, either you are earning income under a head of income and for personal purpose, either you are earning income under normal income and final income। ये 3 सूरतें हैं, 3 situations हैं जिनमें खर्चे को पोर्शन करना पड़ेगा। तो सेक्शन 76 लिख के आएंगे या अगले सफे वाला रूल 13 लिख के आएंगे? सेक्शन 67 लिख के आएंगे पेज नंबर 13 के ऊपर, ना कि अगले सफे वाला रूल। वैसे भी 4 नंबर हैं, तो सिचुएशंस मांगी है, सिर्फ फॉर्मूला तो नहीं मांगा, अपोर्शनमेंट का फॉर्मूला नहीं मांगा। ये तो नहीं पूछा कौन कौन से क्लास ऑफ इनकम्स हैं, नो। ओके, इसी सफे पे रहें।
और क्वेश्चन नंबर 17 का ए कर दें। पढ़े 17 का ए। ओके चलें जी आगे। Mr. Haider is a legal representative of his fourth wave uncle since 5 January 2010 and manages his estate worth ₹10 million और जाने वाला 10 मिलियन छोड़ के गया है। On August 10, 2010, he received 2 notices from Income Tax Department requiring him, number 1, submit detail of his uncle for 2009। अंकल ने 2009 में क्या कमाया ये बताओ। इसके अलावा उनका 12 मिलियन का टैक्स पे करो, 2007 और 8 का उन्होंने जमा नहीं कराया था। Advise Heather about the extent of his liability in respect of income earned by his uncle। तो सवाल में सवाल क्या है? एक्सटेंट, वो कितना लायबल है। अच्छा भाई 12 मिलियन के लिए लायबल है या 10 के लिए? 10 के लिए लायबल है। तो इसके जवाब में आप खोलें, इसके जवाब में आप सिर्फ लिख के आएंगे पॉइंट नंबर 2, 1 और 2 ए नहीं लिख के आना। पेज 12 सेक्शन 87 का पॉइंट 2, बस ये लिख के आएंगे आप। The liability of legal representative shall be limited to the extent of, फिर आगे लिंक करेंगे, in this case Heather is only liable for 10 million, not for 12 million, because the estate of his uncle is only worth ₹10 million. Okay. अगला सवाल जी उसकी तरफ आ रहा हूं। ऑल्सो एडवाइज हिम अबाउट हिज ऑब्लिगेशंस, उसको ये भी बताएं उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं रिलेटिंग टू टैक्स असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग होती है कोर्ट केसेस, पेंडिंग जो चल रहे हैं, अराइजिंग जो आ सकते हैं। जी भाई बताएं। जी बिल्कुल, 3 का ए और बी। ए में हो जाएंगे पेंडिंग केसेस और बी में अराइजिंग, जो पहले से चल रहे हैं वो या जो चल सकते हैं वो। ओके वापस आ जाएं पेज 14 पे। ओके 2010 में राइज ने रिपेयर कराई 7,000 रुपए की।
तो एंट्री की रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। वो बंदा अगले साल आया 2011 में, उसने आके कहा कि जी माजरत, मैं 7 एसी रिपेयर नहीं करके गया था, मैं तो सिर्फ 5 एसी रिपेयर करके गया था, तो 2000 रुपये मैंने आपसे ज्यादा ले लिया था। तो अब हम 2000 वापस लेने की क्या एंट्री करेंगे? रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट कर सकते हैं, इनकम भी क्रेडिट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट कर दें वो भी ठीक है, इनकम बढ़ा दें वो भी ठीक है। एक्सपेंस की रिवर्सल इनकम ही होती है। आप बताएं, एक्सपेंडिचर हमने पे किया है या रिकूप हुआ है? रिकूप हुआ है, रिकवर बैक हुआ है। खर्चा किया कितना था, वापस कितना आया? जब खर्चा पे किया था तो कैश क्या किया था? क्रेडिट। जब खर्चा वापस आया तो कैश क्या किया? डेबिट। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, recouped expenditure. In case of recouped expenditure को कहां डालना है? इनकम में। recouped expenditure को कहां डालना है? इनकम में। In case of subsequent बाद में ही होगा ना, subsequent. In case of subsequent recoupment of any expenditure or loss भी रिकवर होता है, जैसे बैड डेट होता था। बैड डेट भी किसकी वजह? बैड डेट आपने रिकॉर्ड किया, अगले साल बैड डेट रिकवरी हो गई, ये बैड डेट रिकवरी भी रिकूप्ड एक्सपेंडिचर ही है। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ अ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और लॉस, अगर कोई एक्सपेंडिचर या लॉस आपका रिकूप हो जाए इन कैश, इधर तो कैश में हुआ है, इन काइंड का मतलब है वो इसके बजाय मोबाइल दे जाए आपको, ये 2000 रुपये का बैलेंस डलवा दें। In case of subsequent recoupment of expenditure or loss in cash or in kind, the recouped amount. What is recouped amount? 2000. What is recouped amount? The recouped amount shall be included in the expense. नहीं, shall be included in the income. किस head में? Chargeable under the relevant head in the year in which it is relevant head में जाएगा। रेलिवेंट हेड का मतलब यहां ये है कि ये खर्चा किस हेड का है राइज के लिए? रिपेयर का। बिजनेस एसी रिपेयर कराना, एसी रिपेयर करा रहे हैं तो राइज कौन सी इनकम कमा रहा है? बिजनेस। आपसे फीस ले रहे हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है, तो ये खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस का है, तो फिर ये रिकवरी भी किस हेड में जाएगी? तो जिस हेड में खर्चा माइनस किया उसी हेड में इनकम जाएगी। In case of subsequent recoupment of expenditure, the recouped amount shall be included in the income under the relevant head for the year in which it was received. पढ़ें जी नीचे वाली मिसाल। अगले सफ़े पे एक मिसाल दी हुई है, वो कल पढ़ेंगे। ठीक है।